आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं रिंकी त्यागी। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की। जी हां, फॉरेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके डाइवर्सिफिकेशन हासिल की जा सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन का अलग ही मुकाम है। अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में पैसा लगाने के पीछे मकसद ये होता है कि सभी इन्वेस्टमेंट एक साथ नीचे नहीं आते और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एक साथ कम नहीं होता। साथ ही एक इन्वेस्टमेंट की भरपाई दूसरे इन्वेस्टमेंट से होती है तो दूसरे की पहले वाले इन्वेस्टमेंट से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विजय कुमार कौल को। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं सर जी। तो सबसे पहले सवाल यही है मेरा रवि सिंह जी से कि हम आज डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपका जिस समय से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी समय से आपका रिस्क चालू हो जाता है। और अगर आप सिर्फ एक चीज़ में निवेश करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं कि कई चीज़ों में निवेश करते हैं, अलग अलग चीज़ों में निवेश करके हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और जो अलग अलग चीज़ों में निवेश करते हैं उसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अब इसको मैं और सिंपल वे में अगर समझाता हूँ तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास 100 रुपया है और मुझे निवेश करना है और मैं आईटी सेक्टर को या आईटी कंपनी को इस समय देख रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म कर रही है और पूरा 100 रुपया मैं आईटी कंपनी में अगर डाल देता हूँ तो हो सकता है कि आईटी कंपनी आगे चल के परफॉर्मेंस ना दे पाए, उसमें एक करेक्शन आए, तो मेरा पूरा जो 100 रुपया का निवेश है वो या तो डूब जाएगा या फिर उसमें नुकसान हो सकता है या उसमें वो प्रॉफिट नहीं आएगा। अब इसी स्ट्रैटेजी को अगर मैं रिवर्स करता हूं और मैं इसमें और सेक्टर इन्वॉल्व करता हूं, जैसे आईटी सेक्टर में निवेश करता हूं, ऑटो सेक्टर में निवेश करता हूं, एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करता हूं और साथ ही बैंकिंग सेक्टर में निवेश करता हूं। अब मैंने अपना जो 100 रुपया था उसको 20-20 रुपए करके 5 सेक्टर में डाल दिया। तो ऐसा होता है कि मार्केट में कभी आईटी सेक्टर में अगर नहीं चला तो बैंकिंग चलता है, बैंकिंग नहीं चला तो ऑटो चलता है, ऑटो नहीं चला तो एफएमसीजी चलता है। तो इस तरीके से जो सेक्टर हैं वो मेरा पैसा जो है वो उनमें डाइवर्सिफाई हो जाएगा और जो सेक्टर इकोनॉमी में परफॉर्म कर रहा होगा उसमें मुझे पैसा मिलेगा। अब दूसरी तरफ है कि उन सेक्टर्स में जिनमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनमें गिरावट हो सकती है, लेकिन मैंने अपना पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाई कर रखा है, अलग अलग सेक्टर में डाल रखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सेक्टर एक पॉइंट पे गिरते हुए जाएं। तो वो सारे सेक्टर में कुछ सेक्टर पॉजिटिव होंगे, कुछ सेक्टर नेगेटिव होंगे, लेकिन मेरी ये स्ट्रैटेजी मुझे कहीं ना कहीं से मुनाफा देगी। इसी को हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यहाँ हमें समझा दिया है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इक्विटी पर। सर, तो आप डाइवर्सिफिकेशन के फ़ायदे किस तरह से हमें गिनाएंगे? मैं थोड़ा सा, जैसे रवि जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा और एनलार्ज करूंगा। ये तो हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, बट जो जनरली जिसके पास सेविंग होती है, जो इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल से बड़े इन्वेस्टर्स, उनके पास ऑप्शंस कई तरह के हैं। तो इक्विटी एक ऑप्शंस है। तो बेसिकली सेविंग जो है आप बैंक में भी कर सकते हैं, एफडी में भी कर सकते हैं, आप जो है कुछ और जो है गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो ये सेविंग, तो इक्विटी एक जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक ऑप्शन जो मिल रहा है। और जैसे जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके साथ साथ जो काफ़ी कंपनीज भी आ रही हैं और कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो ऑप्शन एक जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है कि वो इंडियन कंपनीज में भी कर सकती है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये इंडियन कंपनी में जो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो है, तो उसमें कई सेक्टर हैं, कई सेक्टर जो है वो इकोनॉमी के साथ चलते हैं। इकोनॉमी का जो साइकिल होता है, जो इकोनॉमी का जो साइकिल है उसके साथ साथ कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ जो स्टैग्नेट करते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन उस एंगल से है कि किस सेक्टर में लगाया। जैसे आजकल जो आईटी का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है कि आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो वो कर रहे हैं। मगर ये एक मैं थोड़ा सा जो हमारा जो फॉरेन इक्विटी का जो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि फॉरेन इक्विटी का भी एक ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर है। पहले जो लोग इसको ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, मगर जैसे जैसे हम ऑप्शन बढ़ रहे हैं, हमारे ब्रोकर्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर वो गिफ्ट सिटी है वो भी एक ऑप्शंस लेकर के आए हैं। तो इस तरह से एक और ऑप्शंस मिला है कि कुछ लोग जिनके पास पैसा काफ़ी है जी,
और अगर वो सिर्फ नेशनल के बजाय जो इंटरनेशनली जो विदेशों में भी जो काफ़ी अच्छी कंपनी, जैसे ये गूगल की कंपनी है, ये नेटफ्लिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, और इस तरह से जो कुछ और जो कंपनीज हैं, कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, उस सब में भी जो है एक ऑप्शंस है। और आज गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर चाहें, और फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, प्रोसीजर भी है, ब्रोकर्स भी अवेलेबल हैं, उसको हम इस तरह से सिर्फ नेशनल की बजाय के साथ साथ हम अपने इस डाइवर्सिफिकेशन को फॉरेन इक्विटी में लगा करके भी इसको और ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने बैलेंस करना है बेसिकली, कि अगर किसी एक स्टॉक के अंदर, और स्टॉक के अंदर हमारा ये रिस्क रिटर्न का एक जो बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, तो उसके भी जो भी स्टॉक हैं उसके अंदर जो है वो मार्केट के साथ साथ अप एंड डाउन होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम डाइवर्सिफाई करते हैं। एक डिफरेंट एसेट क्लास में भी करते हैं, और विद इन इक्विटी हम डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं। और आज ये ऑप्शन जो है जो फॉरेन इक्विटी का है, ये बेसिकली नेशनल जो स्टॉक्स अवेलेबल हैं, कंपनीज हैं, इसके साथ साथ जो फॉरेन कंपनीज में भी एक ऑप्शन बढ़ रहा है। तो एक फर्दर डाइवर्सिफिकेशंस का जो है ऑप्शंस इसके द्वारा मिला है। बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अब हमें भी थोड़ा समझ में आ गया है कि डाइवर्सिफिकेशन एक बैलेंस का नाम है, कि आपका पैसा एकदम आप इस तरह से लगाएं कि वो जगह जगह, अगर एक सेक्टर डाउन है तो दूसरा अप भी होगा, तो आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में खेल पाते हो डाइवर्सिफिकेशन से। रवि सिंह साहब, आप हमें बताएं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम इन्वेस्टमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सर ने सही बताया कि आप इक्विटी में कर सकते हैं, आप कमोडिटी में कर सकते हैं, आप करेंसी में कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप कई जगह पे निवेश कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि जिनकी फर्स्ट चॉइस होती है वो बैंक की एफडी में निवेश करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि इक्विटी मार्केट में पैसा डालते हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर्टी में पैसा डालते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके करेंसीज में पैसा डालते हैं। तो इस तरीके से कई बास्केट्स आपको मिलती हैं। अब जब इक्विटी की बारी आती है और इक्विटी में अगर निवेश की जहाँ पर हम बात करते हैं, तो उसमें सिंपल ये होता है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके आप केवाईसी नॉर्म को फॉलो करते हैं, और आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप बैंक के थ्रू भी खुलवा सकते हैं, और आप वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किस शेयर को खरीदना है, किस शेयर को बेचना है, कौन सा शेयर आपको इन्वेस्टमेंट पे पैसा दे सकता है, कौन सा शेयर आपको निवेश में नुकसान दे सकता है, इस चीज़ों के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। जैसे कि आप जब बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपके कोई केस होते हैं आप वकील के पास जाते हैं, या फिर जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी यहाँ पर उसी तरीके से सेवाएं लेनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को अगर नहीं समझ में आता तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर लीजिए। म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है कि जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी एक बास्केट बनाई जाती है, और उस बास्केट को आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। और अच्छी बात यह है कि उस पूरे फंड को मैनेज करने के लिए एक जो कंपनी होती है वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखती है, जो कि आपके म्यूचुअल फंड को, यानी आपका पैसा उन शेयरों पे निवेश करके आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर उसको मैनेज करता है और उससे आपको रिटर्न देता है। तो यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप कई शेयर की जो बास्केट है उसको एक बार में खरीद सकते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आप कौन सा शेयर खरीदें, कौन सा सेक्टर खरीदें, कौन सा स्टॉक निकालें, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, और म्यूचुअल फंड में आप नॉर्मली निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो आपने कनेक्ट किया कि अभी किस तरीके से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्विटी पे कर सकते हैं, तो देखिए इस समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास भारत में अब आई है, पहले नहीं थी। जैसे आज कोई इन्वेस्टर निवेश करना चाहता है तो वो आईटी सेक्टर में जाता है तो वो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज के शेयर खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई ऑटो में जाता है तो वो भी खरीद सकता है। लेकिन हमारे पास पहले ये ऑप्शन नहीं था कि हम जो यूएस में लिस्टेड कंपनीज हैं या यूएस के जो स्टॉक्स हैं, जैसे हम आज चर्चा देख रहे हैं कि एप्पल में आप निवेश कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट में आप कर सकते हैं, अमेजॉन में आप निवेश कर सकते हैं, ये हम पहले नहीं कर सकते थे, या फिर जो हम करते थे वो इलीगल होता था। लेकिन अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट सिटी में, गुजरात में, जिस तरीके से आईएफसी के अंडर यानी एनएससी के अंदर एक्सचेंज एक आता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, उसके अंदर अब इन्वेस्टर यहाँ पर बैठे बैठे ही वहाँ पर सिंपल डीमैट अकाउंट खुलवा करके इंटरनेशनली ट्रेड कर सकता है। और अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 8 स्टॉक की बास्केट दी गई है, जिनके मैंने आपको नाम बताए,
उन स्टॉक्स में भारत में बैठे बैठे आप निवेश कर सकते हैं। तो आप एक आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं निवेश के लिए उतना ज़्यादा फायदा आपको होता है। यानी आप जैसे देखते हैं कि कंपटीशन अगर बढ़ जाता है तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं या फिर आपको लुभावने ऑफर मिलते हैं। आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई लुभावना ऑफर होता है तो आपको फ़ायदा मिल जाता है, आपको पैसे आपके कम खर्च होते हैं और आप सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से ही इक्विटी मार्केट में या फिर कमोडिटी मार्केट में या फिर जितना भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करने का मौका मिले या फिर आपको जहाँ जहाँ पे भी निवेश करने की आपकी इच्छा है वहाँ कर सकें तो आपका पैसा ज़्यादा बनता है। और ये प्रोग्राम जो पैसा बोलता है वो इसीलिए है कि आपको सही एवेन्यू बता पाएं कि आप कहाँ पर कैसे निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से किया जा सकता है। कौल साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि जो मेथड्स हैं फॉरेन शेयर खरीदने के वो क्या कुछ हैं? नहीं, मेथड तो जैसे अभी रवि जी ने एक बताया मेथड, जी। एक मैं थोड़ा सा इससे पहले ना थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में कहूँगा। म्यूचुअल फंड जो है एक स्पेशल टाइप का इंस्टीट्यूशंस जो है क्रिएट किया गया है, जो बेसिकली हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है, पूरा फाइनेंस का सेक्टर्स है, उसको काफ़ी स्ट्रेंथन करता है। इसमें ये जनरली म्यूचुअल फंड वाले जो है ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट का मनी जो है वो ले करके उससे भी जो लोगों को जो है इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जबकि स्टॉक के अंदर जो अगर हम डायरेक्ट करें तो उसके अंदर एक लिमिट होती है कि इतना कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक डाइवर्सिफिकेशन का भी पर्पस है कि जो म्यूचुअल फंड वाले जो एक्सपर्टीज उनकी होती है, जो स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है, जो किस तरह के स्टॉक को जो पिकअप करें उसको करें और फिर बैलेंस करें फिर उसको ऑफर करें, तो उसके अंदर एक यूनिट करके ये बनाते हैं ताकि स्मॉल से स्मॉल इन्वेस्टर भी म्यूचुअल फंड में लगा सके। तो यहाँ जो ऑप्शन जो फॉरेन इक्विटी का, इसमें एक ऑप्शन म्यूचुअल फंड भी है कि म्यूचुअल फंड वाले भी जो है फॉरेन इक्विटी के अंदर वो लगा रहे हैं और वहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया गया, आप जो है वो ले सकते हैं। हालांकि उसमें लिमिट अभी जो रिसेंटली था कि इनको म्यूचुअल फंड्स के लिए एक लिमिट थी $7 बिलियन की, वो लिमिट क्रॉस कर चुकी है, शायद कुछ कम आया है, तो वो एक लिमिट है जिससे नहीं कर सकते। मगर इसके अलावा ऑप्शंस काफ़ी हैं। एक गिफ्ट सिटी का जो बताया, डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कुछ फिनटेक जो है वो ऐप हैं, वो भी इस तरह की जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस है, मगर ये असल में डिपेंड करता है हर एक इन्वेस्टर्स के अपने जो कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भी है, उसके बाद कितना पैसा वो लगाना चाहता है, किस तरह का एक्सपर्टीज़ उसकी, क्योंकि ये हाईली प्रोफेशनल्स हैं। हमारे लिए ये तो अच्छा है कि बहुत अमेजॉन बहुत बढ़िया है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बढ़िया है, मगर वो उसके अप्स एंड डाउन्स कई तरह के होते हैं। तो इसमें जनरली प्रोफेशनल हेल्प ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शंस काफ़ी हैं। इसमें एक लिमिट जो दी गई है, जो गवर्नमेंट ने लिमिट बांधी है, वो $2.5 लाख की लिमिट बांधी है कि इससे ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिफरेंट उसके अंदर पार्ट्स में आप इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस काफ़ी हैं। उसको जो है एक जो डाइवर्सिफिकेशन वाला है कि जो कंट्रीज़ के, जो देश के जो स्टॉक्स हैं, इनके साथ साथ विदेशी स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये कोई भी जो फॉलो कर सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है जो बेसिकली डायरेक्ट का जो गिफ्ट में ही प्रोवाइड किया गया। बाकी दूसरे में आपको ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है और म्यूचुअल फंड में भी आपको उनकी स्कीम देखनी पड़ेगी, किस स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऑप्शंस काफ़ी इस तरह के हैं। म्यूचुअल फंड भी है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी है, जो एक जो स्कीम जो आपने जो है लिबरलाइज रेमिटेंसेस स्कीम जो है, ये तो काफ़ी पुरानी चली आ रही है। उसके अंदर वो बेसिकली हम कई तरह से अपना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है और फिनटेक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, बट काफ़ी स्पेशलाइज आपको नॉलेज भी चाहिए और थोड़ा सा उसको समझ करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन इक्विटी में लगा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है सर, ये तो हमें बात समझ में आ गई है कि एक छोटे अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही बहुत हमें ये भी थोड़ा सा अवेयर होके भी हमें लगाना है। तो आपसे सवाल यही है कि जो एक आम इन्वेस्टर है वो इसमें कैसे शुरुआत करे, मतलब किस तरह से फॉरेन इक्विटी में शुरुआत कर सकता है? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अभी जो गिफ्ट सिटी में ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो ओपन किया है, जो एक्सचेंज ओपन किया है, NSE के अंडर में आता है, इसमें एक आम इन्वेस्टर के सोच करके ही किया गया है। क्योंकि
हम अभी तक देखते थे, जैसे मैं एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं अमेजॉन की शॉपिंग करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इंडिया में क्या है कि आप अगर मारुति की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। Right. आप अगर एफएमसीजी सेक्टर देख रहे हैं तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। आप एचयूएल के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके शेयर खरीद सकते हैं। हम विदेशी कंपनीज के शेयर को हम नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर अभी ये फायदा दिया है, उसका सीधा सीधा यही है कि एक आम इन्वेस्टर, अभी हालांकि स्टार्टिंग फेज है, तो यहाँ पर इसीलिए 8 स्टॉक की बास्केट आपको दी गई है। जैसा मैंने बताया, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये कंपनीज हैं जिनके शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। और आपके इसके लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको, जैसे आप यहाँ पर भारत में एनएससी के एक्सचेंज में या फिर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उसी तरीके से आप वहाँ गिफ्ट सिटी में भी आप इस एक्सचेंज में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वहाँ पर जो डिपॉजिटरी स्लिप दी जाती है वो एचडीएफसी बैंक आपको ऑर्गेनाइज कराएगा और उसमें भी आपको फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का मतलब है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर सपोज अमेजॉन का शेयर 3000 रुपए का है तो आपको करीब $15 की, यानी कि 200 के करीब आपको डिपॉजिटरी स्लिप मिलेंगी। तो ये एक इसके बेसिक प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप अब यहाँ बैठे बैठे ही आप फॉरेन इक्विटी के या फॉरेन स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हैं। और स्टार्टिंग चूंकि ये पहले अभी की गई है, तो फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में सिर्फ 10,000 इन्वेस्टर को ही ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और जैसा सर ने बताया, मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप $2.5 लाख का ही निवेश कर सकते हैं। वो सिर्फ जो कंडीशन है मैक्सिमम की, वो एक फाइनेंशियल ईयर में है। आप अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर से 2.5 लाख की कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि उसमें टैक्सेस क्या पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एजुकेशन पड़ता है, हेल्थ का पड़ता है, एसएसटी पड़ता है, एसटीटी पड़ता है। इसी तरीके से वहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो 2 तरीके के आप निवेश करेंगे, 12 महीने से कम के निवेश को शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 12 महीने से ऊपर के निवेश को लॉन्ग टर्म माना जाएगा। शॉर्ट टर्म में आपका जो टैक्स रेट है वो है 15% का, और लॉन्ग टर्म पे जो आपका टैक्स रेट है वो है 10% का। तो आप जो भी वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा उसके ऊपर सरकार ये टैक्स रखेगी और आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब बहुत ही सिंपल हो गया। जैसे आप डीमैट अकाउंट खुलवाते थे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर लेते थे, वैसे ही अब आप गिफ्ट सिटी में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और फॉरेन शेयर को ट्रेड करके या फॉरेन शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, फॉरेन उसमें। अच्छा, आपने बताया कि वो शेयर ना शो करके उसमें आपके अकाउंट में डिपॉजिटरी स्लिप उसमें शो करेगा। शेयर ही जैसे हमारे इक्विटी मार्केट में डीमैट पे शेयर आते हैं। डीमैट का मतलब है कि जैसे आप बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से डीमैट अकाउंट एक खोला जाता है, जिसमें डिजिटल अकाउंट, डिजिटल जो फॉर्म में स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं। तो अगर आप फॉरेन मार्केट में ट्रेड करेंगे तो वही स्टॉक्स डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, लेकिन उसके फ्रैक्शन जो हैं वो $15 के रखे गए हैं। क्योंकि अमाउंट होगा, एक फिक्स अमाउंट रखा जाता है, तो वो $15 का फिक्स अमाउंट है। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 3000 का स्टॉक है और आपका $15 के हिसाब से फ्रैक्शन करते हैं तो आपको 200 डिपॉजिटरी स्लिप, यानी 200 स्टॉक की लिस्ट आपको आपके अकाउंट में आएगी। ये तरीका है। ठीक ठीक सर, जिस तरह से जो इंडिया है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ऐसे में जो गवर्नमेंट है इतनी फ्लेक्सिबल हो रही है इन्वेस्टमेंट को लेके, फॉरेन में अब हम यहाँ इंडिया में बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से देखते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छी बात है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो ऑप्शंस लोग चाहते हैं, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, सेव भी करना चाहते हैं, तो उनको ऑप्शंस तो मिलने चाहिए। और जो ऑप्शंस हैं इसमें जो फॉरेन इक्विटी का ये कि कुछ नाम, जैसे अभी रवीन जी ने बताया कि 8 नाम इसमें बताए हैं, वैसे काफ़ी और शेयर्स हैं जो बड़े ही वेल नोन है और उनके बारे में हम देख रहे हैं। जैसे स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल जो जायंट हैं, जो उनका जो एप्रिसिएशन है बहुत ही फास्ट हुआ है, तो वो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दी है। तो ये असल में एक जो गवर्नमेंट के लेवल पे भी थिंकिंग है कि भी अगर वो जो बाहर के इस तरह की कंपनीज हैं, तो एक इन्वेस्टर्स अगर हिंदुस्तानी जो है अगर वो चाहे तो वो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है और वो अपनी रिटर्न और बढ़ा सकता है, साथ में डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। तो एक ऑप्शंस का जो बेसिकली लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, खास करके ये जो 90s के बाद हमारा जो लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद से फिर हालांकि ये प्रोसेस तो काफ़ी देर में आई जो है इसमें इक्विटी, फॉरेन इक्विटी के लिए। और वही ऑप्शन वही है कि हम उनको, इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस देना चाहिए ताकि वो जहां उनको लग रहा है कि वो ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, वो वहां पर उनको जो है वो उसमें इन्वेस्ट करें।
तो ये फॉरेन इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ये, जैसे मैं थोड़ा सा रवि जी ने जो बताया, जो फ्रैक्शन वाला असल में ये समझने की जरूरत है कि ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि असल में जो फॉरेन, अगर हम जैसे यहाँ पर हम इंडियन शेयर कोई लेना चाहते हैं तो एक शेयर ले सकते हैं, इसमें फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि फॉरेन इक्विटी के अंदर जो उनकी इक्विटी का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है जी। जैसे वॉरेन बफे की जो कंपनी है उसके बारे में कहते हैं उसकी जो एक शेयर की वैल्यू मोर देन $5 लाख है जी। तो उसमें जो है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन में कुछ लेना चाहता है तो ये एक प्रोविजन जो ये है कि हम फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये इतने फ्रैक्शंस के अंदर हम शेयर कर सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन की जो फैसिलिटीज जो है फॉरेन इक्विटी में अवेलेबल है, एक काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है ताकि एक स्मॉलर इन्वेस्टर भी टेस्ट कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। बिल्कुल, ये एक वाकई बहुत अच्छी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप फ्रैक्शन में, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतनी बड़ी कंपनीज होती है कि एक आम इन्वेस्टर जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, वो ऑब्वियसली सोच ही नहीं सकता कि मैं करोड़ों इन्वेस्ट करूँ एक बड़े अमेज़ॉन या टेस्ला जैसी कंपनी में। तो ये जो फ्रैक्शन वाला है वो वाकई हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। रवि साहब, हम तब से रिस्क की बात किए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रिस्क पे बात करें, तो मैं चाहूँगी कि एक बार किस तरह के रिस्क हैं और उनको किस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक बार आप बताएं। देखिए, कहीं भी सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में जब आप कदम रखते हैं तो हर जगह पे रिस्क है, चाहे आप रोड पे चल रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो हर एक जगह रिस्क फैक्टर हमेशा काम करता है। और हम आम आदमी या फिर एक आम इन्वेस्टर इस चीज़ की कोशिश करता है कि हर चीज़ में सेफ्टी ज़रूरी है, रिस्क कम से कम होना चाहिए। आपने कोरोना काल देखा, इतना जिस तरीके से इकॉनमी में उथल पुथल देखी, बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा भी उठाया, बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ, लेकिन हर एक आदमी की ज़िंदगी रिस्क पर डिपेंड करती है कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं और किस रिस्क से कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये ज़रूर इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आप अगर 100 रुपये का निवेश कर रहे हैं तो आपका 100 रुपया कितना हो सकता है। या तो वो 100 रुपये से बढ़ के 110 रुपये हो सकता है, या फिर वो 100 रुपये से घट करके 90 रुपये रह सकता है। तो जो आप इस प्रक्रिया को जिस तरीके से मैनेज करते हैं उसी को हम रिस्क कहते हैं। अब इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप जिसमें प्रोबेबिलिटी सबसे कम हो आपको रिस्क की या फिर रिटर्न की आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक जनरल स्टोर का भी कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोडक्ट लाता है और उसको बेचता है, तो वो कोशिश करता है कि अगर 10 रुपये पे लाया तो उसका कोई रिस्क ना हो, 2 रुपये ऊपर बेच दिया यानी 12 रुपये पे बेच के वो अपना मार्जिन निकाल लेता है और अपना फ़ायदा सोच लेता है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में वो रिस्क हमेशा कैलकुलेट करके चलता है। वही सेम मेथड इक्विटी मार्केट में भी चलता है कि आप जब भी स्ट्रैटेजी बनाइए, जब भी आप निवेश की रणनीति बनाइए, तो रिस्क को जरूर देख लीजिए कि आपका नुकसान कितना हो सकता है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो या ना हो वो बात की बात है। अगर आपने अपने रिस्क, आपने लॉस को अगर आपने कवर कर लिया या कंट्रोल कर लिया तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि लैंग्वेज सिंपल यही कहा जाता है कि अगर आपने अपने लॉस को रोक लिया तो आपको क्या होगा, उसका दूसरा पहलू जो है वो प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने रिस्क को हमेशा जान लें और उसी को देखकर निवेश करें। अब रणनीति बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी भी रणनीति को बनाएं तो 1:3 का रेशियो सिंपल माना जाता है। 1:3 का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का निवेश कर रहे हैं और उससे आपको 50 रुपए का फायदा हो सकता है, तो आपका किसी भी हाल में आपका 15 से 25 रुपए से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये सिंपल मेथड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की ही प्रोबेबिलिटी पे काम करें जिसमें आपको रिस्क जो है वो कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो, जिससे कि आपका पैसा बढ़ सके। जी, आप क्या कहेंगे विजय पाल साहब? रिस्क वाले में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे स्पेशली जब फॉरेन इक्विटी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का भी काफ़ी बड़ा रिस्क है। एक हम जो इंडस्ट्री ले रहे हैं तो किस इंडस्ट्री की इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की अपनी फ्लक्चुएशन होती है, उसका अपना रिस्क है। एक कंट्री है, किस कंट्री की वो कंपनी है, उसका अपना रिस्क है। और आजकल हम जैसे देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है। जैसे रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर वो किया तो उसका एकदम से पूरा जो सारा डिस्टेबलाइज कर दिया काफ़ी। तो इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क है, आपका इन्फ्लेशन की वजह से एक उसमें हो सकता है। तो रिस्क का प्रोफाइल बहुत लंबा है, इसीलिए कहा जाता है कि जनरली जो है हमको एक
एक्सपर्ट जो है एडवाइस लेनी चाहिए कि ताकि जो है हम रिस्क को अपना बैलेंस कर सकें। तो इसमें ये डिपेंड करता है जो इन्वेस्टर जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है, उसका जो कितना रिस्क वो ले सकता है, उस सब को, ये तो एक अपना भी रिस्क है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। एक वो इंडस्ट्री का और इक्विटी का भी जो है वो उसमें है कि उसमें कई तरह के रिस्क हैं, जैसे इंडस्ट्री का बताया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का बताया, कंट्री का बताया, और ये सारे के सारे रिस्क हैं। तो रिस्क बहुत सारे हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ फॉरेन इक्विटी के अंदर जो है कि भी ये बड़े अच्छी कंपनीज है उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपका करेंसी जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, वो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसमें उसके आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको भी समझने की जरूरत है, और फॉरेन इक्विटी के अंदर तो खास करके, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, और आप दोनों ने बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। महाराज की जय हो। राजकुमार पुरुषोत्तम ने तक्षशिला की सेना के साथ